एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके हम लोग इंटेक्स सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो पेज नंबर 271 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट चेंजेस यू कैन मेक इन योर हैबिट्स टू बिकम मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। आप अपनी आदतों में किस तरीके से बदलाव ला सकते हैं कि आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए, मतलब आप एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, एनवायरनमेंट के दोस्त बन जाए। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? तो कुछ हैबिट्स हैं, वो सब ये हैं। द फॉलोइंग हैबिट्स कैन बी अडॉप्टेड टू बिकम मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। मिनिमाइज यूज ऑफ प्लास्टिक, इफ़ यूज ट्राई एंड रीयूज और रिसाइकल। तो प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें, और अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करते भी हैं तो उसको दोबारा से रिसाइकिल करने की कोशिश करें। यूज़ वाटर जुडिशियसली, मतलब बिल्कुल ध्यान से वाटर का इस्तेमाल करें, पानी वेस्ट ना करें। अडॉप्ट स्मार्ट वेज ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट। जो आप कूड़ा कचरा है वो ऐसे ही ना फेंक दें, उसको स्मार्ट तरीके से डिस्पोज करें ताकि वो एनवायरनमेंट को गंदा ना करे। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको साफ रखिए। डू नॉट लिटर पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस पर लिटर ना करें, गंदगी ना फैलाएं। तो इस तरीके से आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज विद शॉर्ट टर्म एम्स। तो शॉर्ट टर्म एम्स मतलब आप रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करते जाइए, खूब बर्बादी करिए, खूब निकालिए। शॉर्ट टर्म एम्स, अगर आप छोटी सोच रख करके एनवायरनमेंट के जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करते रहेंगे तो इसके क्या फ़ायदे होंगे? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, नन, कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप जो है अपने रिसोर्सेज को बर्बाद करते हैं तो। एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एम्स विल रिजल्ट इन हार्मिंग द एनवायरनमेंट एंड टेक अ टोल ऑन नेचर्स हेल्थ। अगर आप बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं रिसोर्सेज का तो हमारे लिए, हमारी ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ही वो काफ़ी ख़राब चीज़ होती है। क्वेश्चन 3 है, हाउ वुड दीज एडवांटेजेस डिफर फ्रॉम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन मैनेजिंग आर रिसोर्सेज। तो अगर हम जल्दीबाजी में या फिर शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें अभी तो बड़ा मज़ा आ जाएगा कि बड़ी सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, मगर फ्यूचर जनरेशन्स का क्या होगा? तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच कर ही हम लोग को रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखो लॉन्ग टर्म के क्या फ़ायदे होते हैं। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन मैनेजिंग आर रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज विल लास्ट फॉर जनरेशंस टू कम। दिस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द कंज्यूमर्स। तो आप सोच रहे हैं कि अरे हम कर लेते हैं, आगे वाली जनरेशन्स का क्या, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो हमसे पहले वाली जनरेशन्स ने भी अगर यही बात सोची होती कि हम तो यूज़ कर लेते हैं, आगे वाली जनरेशन भाड़ में जाए, तो कुछ भी नहीं बचता ना। आज क्या होता, कहाँ रह रहे होते हम, कैसी लाइफ होती। तो इसलिए हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन्स का भी सोच के चलना पड़ता है ताकि अच्छे से आगे आने वाली जनरेशन्स, आपके बच्चे, उनके बच्चे इस्तेमाल कर सके चीज़ों को। क्वेश्चन 4 है, वाई डू यू थिंक देयर शुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके हिसाब से जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल, यानी कि सबके बराबर बराबर रिसोर्सेज क्यों मिलने चाहिए? व्हाट फोर्सेज वुड बी वर्किंग अगेंस्ट एन टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्स जैसे कि पानी हो गया है ना, जो बिजली, हवा, ये सारे के सारे क्या रिसोर्स हैं, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए? और इक्वल नहीं है तो भाई क्यों नहीं है, क्या रीज़न है क्यों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिसोर्सेज का? तो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल यूनिफॉर्मली सो दैट ईच वन गेट्स हिज शेयर ऑफ रिसोर्स। तो हर किसी के पास बराबर बराबर रिसोर्स होने चाहिए, बट ह्यूमन ग्रीड यानी कि लालच, करप्शन, भ्रष्टाचार एंड इनइक्वालिटी आर द फोर्सेज वर्किंग अगेंस्ट एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो भ्रष्टाचार हो गया, करप्शन है ना, और सब समान नहीं है, कोई अमीर है कोई गरीब है, किसी के पास कुछ है किसी के पास कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इसकी वजह से रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होता है। पेज नंबर 275 पर देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमें वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व करना चाहिए, बचा के क्यों रखना चाहिए? तो आंसर है इसका, वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बिकॉज फॉरेस्ट आर होम टू द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेशी। तो फॉरेस्ट जो है वहाँ पर बहुत सारे प्लांट के स्पेशी हैं, बहुत सारे एनिमल के स्पेशी भी रहते हैं, मतलब बहुत सारे जानवर और बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं जंगलों में, है ना। इसलिए हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। फॉरेस्ट हमारा जो है इकोलॉजिकल बैलेंस बना करके रखता है। फॉरेस्ट मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड हेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलर साइकिल ऑफ सीजन्स। तो एनवायरनमेंट, पेड़ पौधे अगर हम नहीं ध्यान रखेंगे ना तो जो एनवायरनमेंट है हमारा, जो सीजन्स है, बारिश पड़ रही है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, सबका बैलेंस बिगड़ जाएगा और ये हमारी खुद की लाइफ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो एनवायरनमेंट का बैलेंस बना के रखते हैं जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ आर अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड डिस्टर्बिंग देयर पॉपुलेशन शेल इफेक्ट द फूड चेन। तो फूड चेन के बारे में भी हमने पढ़ा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ को, जैसे बहुत ज़्यादा जानवरों को मारते हैं तो फूड चेन जो है वो गड़बड़ा जाती है, फूड चेन गड़बड़ाती है तो पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है। बिसाइड्स ट्राइबल पॉपुलेशन डिपेंड ऑन फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू कंजर्व देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो कल्चर ट्रेडिशन को कंजर्व करने के लिए हमें अपने जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके, भाई हमें जानवरों से, जंगलों से कितना कुछ मिलता है, वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए उनको कंजर्वेशन हमें उनका करना चाहिए।
क्वेश्चन 2 है, देखो इसका पेज का। सजेस्ट सम अप्रोचेस टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ सजेशंस देने हैं। तो some approaches towards the conservation of forest are as follows. People should show their participation in saving the forest by protesting against the cutting of trees. For example, चिपको आंदोलन। तो लोगों को भाई अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, जैसे कि चिपको आंदोलन था, उसमें कहा मतलब था कि पेड़ काटने नहीं है। तो इस तरीके के आंदोलन चलाए जाने चाहिए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकें, बचा सकें। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी इंक्रीज। हमें जो है पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। रेट ऑफ एफॉरेस्टेशन मस्ट बी मोर देन दैट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन यानी कि जितनी पेड़ों की कटाई हो रही है उससे ज़्यादा हमें नए पेड़ लगाने चाहिए, तभी जो है एनवायरनमेंट सही रह सकता है। गवर्नमेंट शुड टेक लीगल स्टेप टू कैच वुड स्मगलर्स। तो वुड स्मगलर्स हो गए, या फिर जो होते हैं ना स्मगलिंग वगैरह करते हैं पेड़ों को काट करके, तो उसको भी रोकना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। तो ये सारे के सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं हम अपने जंगलों को कंजर्व करने के लिए। पेज नंबर 278 पर है क्वेश्चन 1। फाइंड आउट अबाउट द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन योर रीजन। आपके में वाटर हार्वेस्टिंग का क्या कोई तरीका है आपके इलाके में, उसके बारे में पता करिए। तो वन ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन आर रीजन इज टैंक। तो टैंक्स होते हैं या फिर रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग होती है कि जब बारिश पड़ी तो छत से पानी कलेक्ट करके पाइप के थ्रू ज़मीन में भेज दिया गया, या फिर टैंक्स बना दिए गए, या फिर कुएँ बना दिए गए, तालाब बना दिए गए। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके होते हैं काफ़ी सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द अबव सिस्टम, जो भी आपने सिस्टम बताया है, विद द प्रोबेबल सिस्टम इन हिली माउंटेन एरियाज़ और प्लेन और प्लेट्यू एरियाज़। तो हर इलाके में अलग अलग तरीका होता है पानी को कंजर्व करने का, तो उसको कंपेयर भी आपको करना है जो भी आपका तरीका है बाकी अलग अलग इलाकों से। तो इन प्लेन्स वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर क्रेसेंट शेप्ड अर्दन एम्बैंकमेंट दीज आर लो स्ट्रेट एंड कॉन्क्रीट। तो प्लेन एरिया में तो कॉन्क्रीट के भी बना सकते हैं, जैसे कि टैंक बना दिया उसके अंदर वाटर स्टोर कर लिया है ना, तो प्लेन एरिया में ऐसा हो सकता है। हिली रीजन में जो है कैनाल इरीगेशन होती है, जिनको कुल के नाम से जानते हैं, कि कैनाल्स के थ्रू जो है पानी इकट्ठा करके भेज दिया गया अलग अलग जगह पर। दिस इन्वॉल्व्स करेक्शन ऑफ रेन वाटर इन अ स्ट्रीम विच इज़ देन डाइवर्टेड इनटू मैनमेड चैनल्स डाउन द हिल साइड। तो कैनाल्स क्या होती हैं, मतलब एक जैसे आप समझ लो आर्टिफिशियल नदियाँ भी आप उनको कह सकते हैं। कुछ एरिया बना दिया जाता है नदियों जैसा, जैसे ऐसे करके खूब सारा गहरा करके जो है नदी सी बनाती है, उसके अंदर जब बारिश आई तो पानी भरा और फिर उसको अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिया जहाँ पर भी भेजना चाहते हैं। क्वेश्चन 3 है, फाइंड आउट द सोर्स ऑफ वाटर इन योर रीजन लोकली। आपके एरिया में पानी कहाँ से आता है। इज़ वाटर फ्रॉम दिस सोर्स अवेलेबल टू ऑल पीपल लिविंग इन दैट एरिया। आपके एरिया में पानी कहाँ से आता है, और जो आता भी है पानी अगर जहाँ से भी आ रहा है तो क्या सारे लोगों को अवेलेबल है वो पानी। तो द सोर्स ऑफ वाटर इन आर रीजन इज रिवर। वाटर फ्रॉम द सोर्स इज अवेलेबल टू ऑल पीपल लिविंग इन दैट एरिया। तो नदियों से भी पानी आता है, कई बार ग्राउंड वाटर से भी हम लोग निकालते हैं, कई बार कैनाल से पानी आता है। तो अलग अलग जो है इसके आंसर हो सकते हैं आपके रीजन के अकॉर्डिंग। तो ये सारे के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 16। इसमें हम एक्सरसाइज सोल्यूशन देखेंगे। इससे पहले इंटेक्स सोल्यूशन हमारे कंप्लीट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस वुड यू सजेस्ट इन योर होम इन ऑर्डर टू बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली। अगर आपको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनना है तो आपके घर में आपको क्या क्या चेंजेस आप सजेस्ट करेंगे कि ऐसा होना चाहिए। तो आंसर है इसका, चेंजेस कैन बी अंडरटेकन इन आर होम्स टू बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ये आप चेंजेस ले सकते हैं। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज व्हेन नॉट इन यूज़। तो देखिए जब आप रूम में नहीं है तो फ़ैन लाइट वगैरह स्विच ऑफ कर दीजिए। क्या करेंगे वो चल के, किसको हवा देंगे, है ना। टर्न द टैप्स ऑफ वाइल ब्रशिंग और बाथिंग एंड रिपेयर द लीकिंग टैप्स। तो जो टैप्स टंकियाँ वंकियाँ जो बह रही हैं, टपक रही हैं, उनको ठीक कराएं। जब आप ब्रश कर रहे हैं जिस समय पर, उस समय पर फालतू में आप टंकी ना खोल करके रखें। जब नहा रहे हैं तो भी ज़्यादा पानी वेस्ट ना करें। तो पानी को बचाएं, बिजली बचाएं। थ्रो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन सेपरेट बिन्स। तो दो जो है डस्टबिन बनाएं। एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जैसे कि जो फलों के सब्जियों के छिलके हो गए, है ना, ये होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो सड़ता नहीं है वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, कांच हो गया। ये अलग अलग डब्बों में डालें ताकि इनका सेग्रीगेशन, इनको अलग अलग करना आगे के लिए भी आसान हो जाए। जो वर्कर्स उसको फिर सेग्रीगेट करते हैं। कंस्ट्रक्ट कंपोस्टिंग पिट्स, यानी कि कुछ अगर आपके घर में गार्डन वगैरह है, थोड़ा एरिया है जहाँ पर, फिर तो आप गड्ढा खोद करके कंपोस्टिंग पिट बना सकते हैं। यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जैसे कि सब्जी फलों के छिलके वगैरह, वो गड्ढे में डालें, उसको फिर ढक करके रखें। उससे क्या होता है, उर्वरकता बढ़ती है ज़मीन की, उस पर आप फिर पौधे लगा सकते हैं।
Food items such as jam, pickle, etc. come packed in plastic bottles. These bottles can be used later for storage purpose. तो जैसे कि जैम और अचार वगैरह जो है वो डब्बों में आता है ना, प्लास्टिक के डब्बों में आता है, कई बार कांच के डब्बों में आता है, तो उनको आप फेंके ना, फिर दोबारा से उसका रीयूज़ करें और दूसरी चीज़ें स्टोर उसमें कर सकते हैं. तो इस तरीके से ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करके ना हम लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली अपने घर को बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू सजेस्ट सम चेंजेस इन योर स्कूल विच वुड मेक इट एनवायरनमेंट फ्रेंडली. आप अपने स्कूल में क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि आपका स्कूल एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन जाए. तो देखो आंसर है, चेंजेस दैट कैन बी अंडरटेकन इन आवर स्कूल टू मेक इट एनवायरनमेंट फ्रेंडली. तो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सेव्ड बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट रिक्वायर्ड. तो वही बिजली जो है पंखा बंद रखें जब ज़रूरत ना हो. टर्न द टैप्स बंद रखें. बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो भी आप सेपरेट कर सकते हैं. सेम ही तरीके हैं. और स्कूल में जो है जैसे कि आप ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करें. डस्टबिन होने चाहिए, वो भी सेपरेट होने चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. और जैसे जो बोर्ड वगैरह है ना, उसमें आप जो इंक वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, चौक वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उसको वेस्ट ना करें. तो बेसिकली आप ना अगर कुछ भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो वेस्टेज ना करें, चीज़ों का जुडिशियसली इस्तेमाल करें, पानी ना वेस्ट करें, कचरा ना फैलाएं. इसी तरीके से आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी saw in this chapter that there are 4 main stakeholders when it comes to forest and wildlife. Which among these should have authority to decide the management of forest produce? Why do you think so? तो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि 4 अथॉरिटी हैं जो फॉरेस्ट पे कंट्रोल रखती है. तो आपके हिसाब से किस तरीके से उसको मैनेज किया जाना चाहिए, किसको मैनेज करना चाहिए? तो आंसर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट शुड हैव द अथॉरिटी टू डिसाइड द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस. तो जो भी फॉरेस्ट से चीज़ें आ रही हैं वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करे कि किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए. दिस इज़ बिकॉज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज़ द केयर टेकर ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज टू द फॉरेस्ट. तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है ना, वही केयर टेकर होता है फॉरेस्ट का, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि फॉरेस्ट में कुछ गड़बड़ हो रही है, सही हो रहा है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, how can you as an individual contribute or make difference to the management of forest and wildlife, water resource, coal and petroleum. तो आप एक इंडिविजुअल हैं, आप किस तरीके से इन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे आप मैनेज करें कि सब चीज़ें ठीक रहें. तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का देख लेते हैं. सबसे पहले वी शुड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कटिंग ऑफ ट्रीज. हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, मतलब विद्रोह करना चाहिए, या फिर अगर कोई जंगल कट रहा है या फिर फालतू के पेड़ काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए. वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. वी शुड स्टॉप द एनेक्सेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड बाय फॉर आर यूज़. तो देखो, पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स को मारा जाता है फिर उनको बेचा जाता है ना, ये सब जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए. और अगर कोई ज़बरदस्ती होता है ना, लैंड हड़प लेता है, जंगलों का लैंड, तो उसको भी रोकना चाहिए. वाटर का हम लोग किस तरह से अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं? तो टर्न द टैप्स ऑफ वाइल ब्रशिंग और बाथिंग एंड रिपेयर लीकिंग टैप्स. वी शुड प्रैक्टिस वाटर हार्वेस्टिंग. वी शुड अवॉइड द डिस्चार्ज ऑफ सीवेज एंड अदर वेस्ट इनटू रिवर्स एंड अदर वाटर रिसोर्सेज. तो हम लोग को वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए और हम लोग को अवॉइड करना चाहिए डिस्चार्ज ऑफ सीवेज और बाकी जो है वेस्ट रिवर में. तो रिवर में जो है वो गंदगी वगैरह हम लोगों को नहीं फैलानी चाहिए. कोल और पेट्रोलियम में देखें, वी शुड टेक अ बस और प्रैक्टिस कार पूलिंग टू अवॉइड एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेट्रोलियम. तो हमें बहुत ज़्यादा पेट्रोल का भी मतलब जैसे अकेले कार में नहीं जाना चाहिए. कार पूलिंग होती है जैसे कि 3-4 लोग मिल करके जो है कार से ट्रैवल कर लिया. वी शुड स्टॉप यूजिंग कोल एज फ्यूल. हम लोग को कोयले का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोयले से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सब मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है कोयले से. उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए. वी शुड यूज़ ऑल्टरनेटिव source of energy such as hydro energy and solar energy instead of depending largely on coal and petroleum. तो कोल एंड पेट्रोलियम पर डिपेंड करने से अच्छा है हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो कि पानी से बनती है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो कि सूरज की रोशनी से बनती है, उसका इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम लोग को मतलब ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स है. सोलर और हाइड्रो जो है, इससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचता है, पोल्यूशन भी ये नहीं फैलाते, इसलिए इनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए. क्वेश्चन 5 है, What can you as individual do to reduce your consumption of various natural resources? आप एक इंडिविजुअल, एक पर्सन के तौर पर अपने नेचुरल रिसोर्सेज का जो कंजम्पशन है उसको कैसे कम कर सकते हैं? तो देखो इसका आंसर है, नेचुरल रिसोर्स जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. द वेज इन विच वी कैन रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज. तो वेज जिससे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को का कंजम्पशन का इस्तेमाल कम कर सकते हैं. वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज. डिफॉरेस्टेशन रुकना चाहिए हमें. वी शुड यूज़ रिसाइकल पेपर टू रिड्यूस द कटिंग ऑफ ट्रीज. तो पेपर जो हम लोग
यूज़ करते हैं, पेड़ों से बनता है, तो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, रिसाइकल्ड पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पेड़ कम से कम कटे। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, पानी बर्बाद नहीं करें। वाटर हार्वेस्टिंग हमें करनी चाहिए। वी शुड प्रैक्टिस कार पूलिंग टू अवॉइड द एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेट्रोलियम, मतलब हम लोगों को या तो कार पूलिंग करनी चाहिए या तो हम लोग को बसेस से जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना चाहिए। वी शुड यूज़ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज हाइड्रो एंड सोलर, तो हाइड्रो एनर्जी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो यही है, 2-4 चीज़ें याद कर लो, सब में यही चिप दो, ऐसा ही है ये वाला चैप्टर ना। लिस्ट 5 थिंग्स यू हैव डन ओवर द लास्ट 1 वीक्स टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स, पिछले 5 हफ्तों में आपने ऐसा क्या किया, क्या कुछ किया है आपने ऐसा जिससे आप अपने एनवायरनमेंट को या फिर नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रैवल बाय अ CNG बस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड वॉक फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ साइकिल, आप साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं बाइक की जगह। बाइक में क्या होता है, पेट्रोल लगता है, पेट्रोल एक पोल्यूटिंग रिसोर्स है, पोल्यूशन फैलाता है, तो आप साइकिल से जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, पास जाना है तो CNG बसेस से जा सकते हैं, दूर जाना है तो। फिर उसके बाद रिसाइकल पेपर का इस्तेमाल करें। थ्रो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन सेपरेट बिन्स, तो अलग अलग जो है डस्टबिन्स में डालें बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। प्लांट ट्रीज एंड प्रमोट एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाएं। यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर जुडिशियसली, यानी कि बिजली पानी का समझदारी से उपयोग करें। अडॉप्ट ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं, सोलर, हाइड्रो, है ना, ये ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ऑल्टरनेटिव क्यों, क्योंकि जो मेन सोर्स जो कि पिछले 60-70 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं वो है कोल, पेट्रोलियम, तो इसकी जगह अगर हम लोग हाइड्रो, सोलर, है ना, या फिर न्यूक्लियर, इनका इस्तेमाल करें, इन एनर्जीज़ का इस्तेमाल करें तो फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो सकते हैं और ये पोल्यूशन भी कम करते हैं। नेक्स्ट है, आप क्या कर सकते हैं टू इंक्रीज़ द प्रेशर ऑन आर नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स पे प्रेशर बनाने का काम तो नहीं करना चाहिए, बट कैसे कर सकते हैं, यूज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वेस्ट वाटर, वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, यूज़ प्लास्टिक, ये सब हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब नुकसानदेह होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। एक्सेलरेटर्स वो होते हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं ना जो अपने आप चलती रहती हैं, वो एक्सेलरेटर होते हैं, मॉल वगैरह में होती है, एयरपोर्ट पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर जोर पड़ता है बहुत ज़्यादा। Question 7 है, on the basis of the issues raised in this chapter, what changes would you incorporate in your lifestyle in a move toward a sustainable use of resources। तो चैप्टर के बेसिस पे आप क्या क्या बदलाव लेकर के आ सकते हैं अपनी लाइफ में ताकि हम लोगों की ज़िंदगी मोर सस्टेनेबल हो जाए। सस्टेनेबल का मतलब होता है हम लोग कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें और लंबे से ज़्यादा समय के लिए। तो वन शुड इनकॉर्पोरेट, कुछ चेंजेस हमें अपनी लाइफ में लाने चाहिए, जैसे कि स्टॉप कटिंग ट्रीज एंड प्रैक्टिस प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, एफॉरेस्टेशन हम करें, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग्स फॉर कैरिंग गुड्स, तो प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग से कम इस्तेमाल करें और कपड़े के बैग्स हम लोग सिल करके रखना चाहिए हम लोगों को, और जब मार्केट वगैरह जाएँ तो उनको ही लेकर के जाएँ सामान लाने के लिए। यूज़ रिसाइकल्ड पेपर, जो रिसाइकल्ड पेपर है उसका इस्तेमाल करें। थ्रो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन सेपरेट बिन्स। वेस्ट द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर वाइल यूजिंग एंड रिपेयर लीकिंग टैप्स, तो भाई बिजली पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करें। कूड़े के 2 अलग अलग डिब्बे बनाएं जिसमें हम लोग जो जैविक कूड़ा है यानी कि जो सड़ सकता है या फिर जो उर्वरकता बढ़ा सकता है ज़मीन की, उसको अलग रखें। प्लास्टिक और ग्लास इन सबको अलग कचरे के डब्बे में डालें। प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल कम से कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेपर को रिसाइकिल करें। तो ये सब चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें अपने लाइफ को सस्टेनेबल बनाना है। ये थे सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।